हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटेटिव जो लोग भी किसी भी यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, CDP आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो सभी में आपका पूछा जाता है, चाहे आप यूपी टेट दें, सुपर टेट दें, सी टेट दें या फिर आप DSSB, KVS की कोई भी एग्ज़ाम दें। तो देखिए, टीचिंग एग्ज़ाम में सभी में आपका CDP पूछा जाता है। और ये जो वीडियो है आप लोगों के जो भी मैं करा रही हूँ, तो ये आपके लिए यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ जो लोग भी नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं एक क्लासेस करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी देखें। और मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ ये आज। तो इसमें मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। और आप लोगों को पता चल जाता है कि देखिए, PYQs करते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉप क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए कैसे एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। देखिए, जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? हमारा दिया था अब्राहम मैस्लो ने दिया था। तो किसने दिया था? तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति, तो इन्होंने जो था अब्राहम मैस्लो ने अलग दिया था सिद्धांत। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ये कौन है? तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक जो कौन है? मैकडूगल हैं। कौन है? आपके मैकडूगल हैं। देखिए यहाँ पे रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, मैकडूगल। ठीक है, तो अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? आपके क्या थे? तो ये जो थे वो कौन थे? मैकडूगल थे। इन्हीं ने क्या किया था? तो इन्होंने जो था मैकडूगल ने 1900, और ये जो सिद्धांत दिया था वो आपका कब दिया था? इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो 1908 में दिया था। कब दिया था? 1908 में दिया था। और उनके अनुसार कह रहे हैं कि मानव के मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। तो मैकडूगल ने जो प्रवृत्तियां बताई थी तो उनको जन्मजात मनोशारीरिक अपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक क्या है? मौलिक अधिकार बन गई। देखिए, संविधान में क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होते हैं? संशोधन होते रहते हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट होता है, संशोधन होते रहते हैं, करेक्शन होते रहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो संशोधन हुआ था संविधान में, किस संशोधन, ऐसा कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें बात कही गई थी शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, जिसके बाद जो थी शिक्षा जो थी, एजुकेशन जो थी वो क्या था? एक फंडामेंटल राइट्स बन गई थी, मौलिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गई थी। तो ये हुआ था, संशोधन हुआ था, वो आपका 86वां संशोधन हुआ था। कौन सा? 86वें संशोधन में शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बन गई थी। और ये जो हुआ था वो आपका कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कब हुआ था? शिक्षा का मौलिक अधिकार जो बन गई थी यह 2002 में शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21A बनाया गया। इसमें जो था अनुच्छेद 21 था, ठीक है, अनुच्छेद 21 था, उसमें जो था अनुच्छेद A को जोड़ दिया गया था। जिसमें क्या जोड़ दिया था? अनुच्छेद A को जोड़ दिया गया था, जिसमें बताया गया था शिक्षा जो है वो क्या है? बच्चों का अधिकार है, जिसमें जो है इसमें जो है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। इसमें क्या है? 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? देखिए, जो डेवलपमेंट होता है विकास, तो डेवलपमेंट जो होता है वो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। देखिए, आप क्या होता है, एक जगह एक समय के बाद जो होती है आपकी हाइट जो होती है वो क्या होती है? रुक जाती है। तो देखिए, वृद्धि जो होती है एक टाइम के बाद जो होती है वो रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो कह रहे हैं कि कभी न समाप्त होने वाला प्रोसेस है। क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये कभी ना समाप्त होता है, ये कभी खत्म नहीं होता। और ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये जो विकास के सिद्धांत हैं, जो डेवलपमेंट इनके सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो उसके कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो निरंतर का सिद्धांत है। कौन सा है? आपका निरंतरता का सिद्धांत है। कौन सा है? आपका निरंतरता का। यहाँ पे निरंतरता हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत आएगा? आपका निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर यानी कि कंटिन्यू विकास चलता रहता है। तो निरंतरता का सिद्धांत जो है वो बताता है हमारा कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। देखिए, और अंतर संबंधित का सिद्धांत यहाँ पे बताता है कि बालक का, देखिए अंतर संबंधित का सिद्धांत, देखिए बालक का जो होता है इसमें जो होता है शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और आपका क्या होता है संवेगात्मक विकास। तो सभी विकास जो होते हैं बच्चे के एक साथ होते हैं, तो और एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं।
फिर आता है एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत हमारा क्या बताता है, देखिए ये आपका सी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपका केवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, DSSB, यूपी टेट, सी टेट, तो सुपर टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए निरंतरता का सिद्धांत, इसमें क्या होगा, इसमें जो है विकास जो है वो डेवलपमेंट होता रहेगा। देखिए कि आपकी एज भी हो जाएगी, अगर आप 40 के हुए या फिर 50 के, पर आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो कभी ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे, तो आप उन्हें मृत्यु तक सीख सकते हैं चीज़ों को। अंतर संबंधी सिद्धांत, इसमें जैसे शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास, सभी जो होते हैं एक दूसरे से क्या होता है, परस्पर संबंधित होता है। एकीकरण का सिद्धांत, जैसे कि यहाँ पे एकीकरण का सिद्धांत है, ये हमें क्या बताता है, जैसे कि बालक क्या है, जब किसी भी बालक होता है तो किसी पूरे अंग को, जैसे कि किसी हाथ की उंगलियों को चलाने को होता है, तो सबसे पहले वो क्या चलाता है, पूरे हाथ को चलाता है, फिर उसके अलग अलग पार्ट्स को, उंगलियों को चलाता है। तो एकीकरण का सिद्धांत विकास में पूर्ण अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। फिर आता है आपका अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो अंतःक्रिया का सिद्धांत आपका क्या बताता है, बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण, न केवल वातावरण के कारण, वर्ण दोनों अंतःक्रिया के कारण होता है। देखिए कोई भी बच्चा है, उसका जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, एक तो वंशानुक्रम हो जाएगा, जो भी उसकी हेरिडिटी। देखिए एक बच्चे में कुछ भी गुण जो आएंगे तो वो किसके आएंगे, तो या तो उनके माता पिता के आएंगे या फिर उनके जो भी दादा दादी हैं, ठीक है, तो उनके जो होते हैं वंशानुक्रम, यानी कि जो भी उनकी हेरिडिटी से भी गुण आते हैं, ठीक है, आंखों का रंग है, बालों का रंग है, तो ये सब चीज़ें हमारे क्या होती हैं, हेरिडिटी से आती हैं। फिर आता है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं आपके इन्वायरमेंट से आती हैं। तो दोनों से अगर कहा जाए कि बच्चे का विकास जो होता है सिर्फ वंशानुक्रम से होता है, तो ये गलत है। और या फिर अगर कहा जाए कि बच्चे का विकास जो होता है पर्यावरण से होता है, जो भी उसका इन्वायरमेंट होता है, तो ये भी गलत है। तो बच्चे का विकास होता है दोनों से होता है, अंतःक्रिया से होता है, किससे होता है, वंशानुक्रम और आपका इन्वायरमेंट, दोनों से मिलकर होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। जैसे कि किस कौशल में, यहाँ पे स्किल्स होती है, कौशल्स हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज का परीक्षण आता है। तो प्रीवियस नॉलेज का परीक्षण किस में आता है, तो ये कह रहे हैं, तो प्रीवियस नॉलेज का जो परीक्षण आता है वो किस में आता है, तो ये आपका आता है प्रस्तावना कौशल में। किस में आता है, प्रस्तावना कौशल में आता है। देखिए प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इस कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है। जैसे कि क्या करता है, प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल में एक शिक्षक जो होता है बच्चों से क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि मान लीजिए कि वो आपको CDP के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं या फिर हिंदी के बारे में मान लीजिए कि संज्ञा के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो क्या है, अलग अलग चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेगा बच्चों से कि ये बुक है तो ये क्या है, ठीक है, या फिर ये बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, तो ये जो है संज्ञा है। तो हमें क्या है, बच्चे थोड़े से हम उसकी नॉलेज लेंगे, तो बच्चे को अगर पता होगा तो वो उसको बताएगा आंसर, तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चे को इतनी नॉलेज है। तो उसका पूर्व ज्ञान को जानने के लिए हम क्या, प्रस्तावना कौशल के क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15 है, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है। देखिए शिक्षा में जो, देखिए एजुकेशन में क्या होती है, अवरोधन, तो शिक्षा में यहाँ पे कह रहे हैं कि अवरोधन का क्या तात्पर्य है। तो मीनिंग ऑफ स्टेग्नेशन, तो स्टेग्नेशन जो होता है वो कह रहे हैं उसका क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य क्या है, इससे क्या होता है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। देखिए कोई बालक है बार बार एक ही कक्षा में फेल हो जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, शिक्षा में अवरोधन हो रहा है। क्या हो रहा है, शिक्षा में अवरोधन हो रहा है, मतलब शिक्षा जो है वो सफल नहीं हो पा रही, तभी वो बालक सफल नहीं हो पा रहा। तो शिक्षा में अवरोधन का जो आशय असफल रहने से लिया जाता है। देखिए बच्चा जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, असफल हो रहा है, क्योंकि क्लास में देखिए बच्चे 10 बच्चे थे, जिसमें से 10 बच्चों में से 9 बच्चे पास होकर क्लास फर्स्ट से सेकंड में चले गए, लेकिन एक बच्चा जो है वो क्लास फर्स्ट में ही रह गया। तो यहाँ पे क्या है, शिक्षा में अवरोधन हो रहा है। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। देखिए बच्चे जो है 1 साल तक ही एक क्लास में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बच्चा जो है एक क्लास से ज़्यादा जो है वो 1 ईयर से 1 साल से ज़्यादा एक ही क्लास में है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, शिक्षा का अवरोधन हो रहा है। अर्थात किसी बालक का, यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना क्या कहलाता है, आपका अवरोधन कहलाता है। जब बच्चा 1 साल से अधिक एक ही क्लास में रहेगा तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, उसे हम शिक्षा में अवरोधन बोलेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन बालक द्वारा विद्यालय छोड़ना, देखिए विद्यालय जब छोड़ेगा तो वो कब छोड़ेगा, अपव्यय जो होगा, देखिए तो अपव्यय होगा तो जब बालक,
तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है क्या करता है, अपव्यय का आशय है कि बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देता है। देखिए अपव्यय में क्या होगा, बच्चे को अगर क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा वो क्लास को, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेगा वो विद्यालय को छोड़ देगा और अपनी जो है प्राथमिक जो भी शिक्षा है वो नहीं, क्लास 1 से 5 तक की शिक्षा को नहीं करेगा, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। अब उसके जो भी पेरेंट्स जो भी धन, श्रम, जो भी चीज़ें खर्च करते हैं तो वो क्या होती है, बेकार चले जाते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो स्कूल को छोड़ देता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पाठ सहगामी क्रियाएं मुक्त संबंधित हैं। तो पाठ सहगामी क्रियाएं जो है मुख्यतः, ठीक है, मुक्त नहीं यहाँ पे है मुख्यतः, तो पाठ सहगामी क्रियाएं जो है मुख्यतः किससे संबंधित है, तो पाठ सहगामी क्रियाएं जो होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। देखिए बच्चों को जो होती है शिक्षा ही नहीं देना चाहिए, सिर्फ एज, अगर हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाए जाएंगे तो उनका क्या है, माइंड जो है वो एकदम फ्रेश नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको खेल भी, गेम पीरियड भी लगते हैं, खेल भी कराते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चों का पाठ सहगामी क्रियाएं उनको कराते हैं, तो इससे क्या होती है बच्चों का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। तो पाठ सहगामी क्रियाएं जो होती हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों की रुचि और अवधान से, छात्रों की सक्रिय सहभागिता से, क्रियाशील आदि से संबंधित होते हैं। पाठ सहगामी क्रिया में जैसे में आ जाएगा आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि खेल है, बच्चों को खेल भी हम कराएंगे तभी उनका बच्चे का सभी अंगों का विकास, सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि सभी अंगों का विकास, तो बच्चे का क्या होगा, सभी अंगों का विकास होगा, उसका शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास। देखिए जब बच्चे साथ में एक साथ खेलते हैं तो सामाजिक विकास होता है बच्चों का, और सर्वांग इसी तरीके से जब खेलते हैं तो जब बच्चे खेलते हैं, ठीक है, तो उनके सभी पार्ट्स का भी विकास होता है, शारीरिक जो भी हैं फिजिकल, तो उनका भी विकास होता है। तो इसी तरीके से जैसे कि बच्चे खेलते हैं, खेल कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, निबंध प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, जैसे कि कहीं पे जाके चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, रियल में चीज़ों को देख रहे हैं, अंताक्षरी आदि क्रियाएं आती हैं। तो पाठ सहगामी क्रिया में आपकी क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि खेल आ जाएगा, पाठ सहगामी क्रिया में आपका क्या आ जाएगा, खेल आ जाएगा, ठीक है, खेल आ जाएगा, आपका नाटक आ जाएगा, कोई भी प्रतियोगिता पार्टिसिपेट बच्चे करते हैं तो नाटक, ठीक है, यहाँ पे नाटक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्रा को समस्यात्मक रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए, ठीक है, छात्रा नहीं यहाँ पे छात्र हो जाएगा, तो कोई भी छात्र यहाँ पे, यदि एक शिक्षक, जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक क्लास में एक बच्चे को क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम, बच्चा जो है समस्या, तो उसके सामने कोई प्रॉब्लम के रूप में आ गया है बच्चा, तो आप उसे क्या करेंगे, तो उसे आपका एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, तो बच्चे को परामर्श देना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक टीचर क्या करेगा, बच्चे को गाइड करेगा, उनको काउंसलिंग करेगा, बच्चे को क्या करेगा, उनको परामर्श देगा। तो ध्यातव्य ये है कि समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। देखिए समस्यात्मक बालक कौन होते हैं, समस्यात्मक बालक वे होते हैं ना तो उनको जैसे कि घर में समझा जा रहा है, ना उनको स्कूल में समझा जा रहा है, तो इससे जो होती है बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। और जो समस्यात्मक बच्चे जो होते हैं, देखिए कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि चोरी करने वाले बच्चे, तो ये भी हमारे क्या में आएंगे, समस्यात्मक बालक में आ जाएंगे। विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, तो ये भी क्या में आएंगे, आपके समस्यात्मक बालक में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण। देखिए सीखने का पठार जो होते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको सभी पठार कराए हैं। तो सीखने के पठार सीखने की प्रक्रिया में क्या होते हैं, मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं, किसे करते हैं, जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो ये कथन किसका है, तो सीखने के पठार से संबंधित ये जो कथन दिया था, वो आपका जो कथन दिया था किसने दिया था, तो ये कथन दिया था आपका रॉस ने दिया था। किसने दिया था, आपका रॉस ने दिया था यहाँ पे कथन। तो रॉस ने क्या कहते हैं, सीखने के पठार, तो इन्होंने परिभाषा दी थी कि सीखने के पठार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है। सीखने का पठार, जब बच्चा सीखता है तो उसके लिए पठार जो है वो क्या है, एक मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति यानी कि उस कंडीशन को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। जैसे कि कोई बच्चा जो है ये नहीं पता चल रहा है कि सीख रहा है या फिर नहीं सीख रहा है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। देखिए क्या होता है, जब आप लोग बीएड करते हैं या फिर बीटीसी करते हैं तो वहाँ पे क्या दिया जाता है, एक सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। तो माइक्रो टीचिंग कराई जाती है जिसमें आपकी ये सब कितने मिनट की होती है, 5 से 6 मिनट की होती है, 5 से 6 मिनट की होती है। और इसमें बच्चे कितने होते हैं, 8 से 10 बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में यानी कि इंडियन जो है उसमें जो समय लगता है वो कितना लगता है। तो यहाँ पे कितना लगता है, आपका 36 मिनट लगता है सूक्ष्म शिक्षण। अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, उनको सभी को 6-6 मिनट के सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि पाठ योजना निर्माण करना, यहाँ पे 6 मिनट में आपको क्या करना होगा, लेसन प्लान को तैयार करना होगा। 6 मिनट में आपको शिक्षण करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, आपको टीचिंग करनी होगी। 6 मिनट में आपको क्या दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा कि जो आपने टीचिंग करी है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे कि एक क्लासरूम है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप क्या है, जो भी आप बीएड या फिर डीएलएड कर रहे हैं तो वहाँ पे एक माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। ये आपका एक ब्लैक बोर्ड रहा, यहाँ पे एक टीचर है और ये 8 से 10 बच्चे यहाँ पे मतलब आपके ही क्लास के स्टूडेंट साथ के जो हैं वो बैठे हुए हैं। अब क्या करेंगे, आप माइक्रो टीचिंग करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको इसमें अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को 6 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। तो टोटल मिनट्स जो लगते हैं वो आपको 36 मिनट लगते हैं। और इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको पाठ योजना तैयार करना होती है। क्या होता है, पाठ योजना का निर्माण करना होता है। फिर क्या होता है, शिक्षण करना होता है। 6 मिनट आपको एक एक करके लोग शिक्षण करते हैं। फिर क्या करेंगे, जब आप टीचिंग करेंगे तो उसमें जो है 5 से 6 बच्चे जब से मतलब अगर आपने टीचिंग सही करी है तो वो आप बताएंगे, वो जो आपको बच्चे जज कर रहे हैं वो बताएंगे कि आपने टीचिंग अच्छी करी है या नहीं अच्छी करी है, क्या आपकी क्या है, क्या आप में कमी रह गई, तो ये सब चीज़ें बताएंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर से पुनः निर्माण योजना बनाएंगे। फिर से आप क्या करेंगे, लेसन प्लान को तैयार करेंगे। फिर से आप क्या करेंगे, शिक्षण करेंगे, टीचिंग करेंगे और फिर से आपको क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। तो टोटल समय कितना लगता है, आपका 36 मिनट लगता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है। तो ये कथन दिया था आपका स्टैनले हॉल ने दिया था। किसने दिया था, स्टैनले हॉल ने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो किशोर अवस्था होती है वो क्या है, एक तूफान की अवस्था है, हमला की है, संघर्ष विरोध की अवस्था है। तो ये कथन हमारा दिया था स्टैनले हॉल ने दिया था। तो इसमें मैंने आपके 10 क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें आपको सभी एक्सप्लेन कर दिए हैं ताकि आपके 10 क्वेश्चंस नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस बन गए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ये वीडियो देखिए आप लोगों के लिए, चाहे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, KVET, DSSS भी सभी के लिए है। और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो, इसको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जल्द ही आप लोगों के लिए जो है देखिए जो भी सुपर टेट के है या फिर सी टेट, तो उसके लिए आपका कंटेंट की भी वीडियो एक डाल दी गई है और आगे के कंटेंट मैं कंटिन्यू कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।